हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई मोहनलाल खिचड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं ज्योग्राफी श्रृंखला में राजस्थान की जलवायु। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। देखो, राजस्थान की जलवायु ये टॉपिक ऐसा है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, 10वीं लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक, आर्ट्स तक, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है, समझने के बाद इजी टॉपिक भी है और पर्सनल वाला टॉपिक भी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज राजस्थान की जलवायु में। देखो, पहला क्वेश्चन ये आता है, राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु पूछी जाए तो राजस्थान की जलवायु आती है उपोष्ण जलवायु। राजस्थान की जलवायु कैसी है तो उत्तर क्या होगा? उपोष्ण जलवायु। देखो, दो नाम आते हैं हमारे सामने, एक शब्द तो आता है जलवायु और एक शब्द आता है मौसम। जलवायु और मौसम का आशय क्या है, किसे कहते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है? देखो, सबसे पहले देखिए मौसम शब्द। मौसम का आशय क्या है? मौसम का आशय है किसी भौगोलिक क्षेत्र की, किसी भौगोलिक क्षेत्र की अल्पकालिक औसत वातावरणीय दशाएं, औसत वातावरणीय दशाएं मौसम कहलाती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की अल्पकालिक औसत वातावरणीय दशाएं मौसम कहलाती हैं। ये अल्पकाल कितना हो सकता है? अल्पकाल का मतलब है छोटा समय, और ये कितना हो सकता है? ये एक पहर हो सकता है, एक दिन हो सकता है, एक सप्ताह हो सकता है और एक पखवाड़ा हो सकता है। तो एक छोटे लघु समय की औसत वातावरणीय दशाएं हैं, वो मौसम कहलाते हैं। जबकि जलवायु है, उसका आशय क्या है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की, किसी भौगोलिक क्षेत्र की दीर्घकालिक, और दीर्घकाल में न्यूनतम लगभग 30 वर्ष तक, दीर्घकालिक औसत वातावरणीय दशाएं जलवायु कहलाती हैं। अब देखो, जैसे सुबह सूर्योदय हुआ, तेज धूप निकली, मौसम गर्म हो गया, थोड़ी देर में बादल हो गई, धूप गायब हो गई, उसके बाद थोड़ी बूंदाबांदी, वर्षा हो गई, वर्षा होने के बाद हवा चल गई, मौसम ठंडा हो गया, पुनः बादल छंट गए, पुनः धूप निकल आई। तो सुबह से लेकर शाम तक 3-4 बार इस प्रकार से परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन जो हुआ सुबह से शाम तक, ये परिवर्तन क्या कहलाता है? ये तो कहलाता है मौसम। और जैसे राजस्थान के बारे में हम कहीं दूसरे स्थान पर जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, हमें पूछा जाता है राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो ये थोड़ी है कि हम ये बताएंगे कि हमारी सुबह धूप निकलती है, कभी कभी वर्षा हो जाती है, कभी गर्मी पड़ती है। हम क्या कहते हैं, भाई गर्मियों में गर्मी पड़ती है, सर्दियों में सर्दी पड़ती है। परंतु ज्यादातर हमारी जलवायु है वो शुष्क जलवायु, उष्ण जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है। तो जलवायु का आशय तो है भौगोलिक क्षेत्र की दीर्घकालिक औसत दशाएं, और मौसम का आशय अल्पकालिक औसत वातावरणीय दशाएं मौसम कहलाती हैं।
अब देखो जलवायु व मौसम का निर्धारण कैसे किया जाता है, कौन से तत्व है जिसके आधार पर इनको निर्धारित किया जाता है कि इस क्षेत्र की जलवायु ऐसी होगी और मौसम इस प्रकार से होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करने वाले अंग या तत्व कौन से हैं। तो जलवायु का निर्धारण करने वाले तत्व देखें, जलवायु का निर्धारण करने वाले तत्व या अंग कौन से हैं। तो मुख्यतः 4 तत्व पढ़े जाते हैं, उनमें आते हैं तापमान, वायुदाब, वर्षा, वनस्पति। तापमान, वायुदाब, वर्षा और वनस्पति। इसके अलावा हम देखें आर्द्रता भी आता है, वाष्पीकरण भी आता है। तो मुख्यतः ये 4 तत्व हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु उसका निर्धारण करने में महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इनके आधार पर ही उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले देखो तापमान, तापमापी द्वारा तापमान मापा जाता है। तापमान यदि किसी क्षेत्र का, देखो तापमान और वायुदाब में क्या संबंध पाया जाता है। यदि किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा तो उस क्षेत्र का वायुदाब घटेगा, और यदि किसी क्षेत्र का तापमान घटेगा तो उस क्षेत्र का वायुदाब बढ़ेगा। और पवनें, हवाएं सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये हमेशा याद रखने की बातें हैं कि पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, और यदि किसी क्षेत्र का तापमान बढ़ता है तो वहां का वायुदाब घटेगा, और यदि किसी क्षेत्र का तापमान घटेगा तो उस क्षेत्र का वायुदाब बढ़ेगा। ये एक दूसरे के मध्य संबंध पाया जाता है। अब देखो तापमान के संबंध में क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म और सबसे ठंडा स्थान, देखो गर्म स्थान पूछा जाए चाहे जिला पूछा जाए तो एक आता है, सबसे गर्म स्थान पूछा जाए तो जिले का नाम, स्थान का नाम आता है चूरू। यदि सबसे ठंडा पूछा जाए स्थान तो आता है माउंट आबू, और सबसे ठंडा स्थान भी देखो चूरू गर्म भी आता है और चूरू ठंडा भी आता है। जिलों में आए तो कौन सा आता है, चूरू जिला आता है जो ठंडे जिले में आता है। यही कारण है कि इसका वार्षिक तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला यदि पूछा जाए तो कौन सा होगा, चूरू। यदि सर्वाधिक गर्म स्थान तो आ गया चूरू, यदि जिला पूछा जाए तो जिला आता है जैसलमेर, जैसलमेर। तो सर्वाधिक गर्म जिला जैसलमेर, स्थान चूरू। राजस्थान में अब तक का सबसे गर्म जो स्थान एक बार 2006 में खोजा गया, वो देखा गया, वो है बरियावली। और बरियावली कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। तो सर्वाधिक गर्म स्थान अब तक का राजस्थान का तो बरियावली बीकानेर है। ज्यादातर आजकल एग्जाम में यह आता है राजस्थान का सबसे गर्म स्थान चूरू, जिला जैसलमेर। सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू और जिला चूरू। ये तापमान के संबंध में पूछा जाता है। एक देखो तापमान, जो समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जब बढ़ेंगे तो तापमान में कमी होती है। और ये कमी कितनी होती है, ये कमी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा, या 1 किलोमीटर पर जाएंगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही कारण है कि पर्वतों की सर्वोच्च शिखर हैं उन पर बर्फ जमी हुई रहती है, क्योंकि वहां का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, माइनस में हो जाता है, इसलिए वहां बर्फ प्राप्ति होती है, जमी हुई होती है। समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ तापमान में कमी होती है, और समुद्र तल से गहराई की तरफ जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती है। और ये वृद्धि
प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो धरातल की गहराई में जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा और धरातल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी होगी, और ये तापमान में परिवर्तन अक्षोमंडल में होगा। बाकी हम एक दिन पढ़ेंगे पृथ्वी के जो हमारे चारों ओर के जो मंडल हैं, वायुमंडल है, उसके जो परतें हैं, उन परतों में कौन से में तापमान बढ़ता है, कौन से में घटता है, वो सब जानकारी भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये गर्म स्थान, गर्म ठंडा जिला हो गया। इसके अलावा देखें तापमान में एक तापांतर पूछा जाता है। तापांतर में देखो कौन सा क्या पूछा जाता है। तापांतर में एक तो दैनिक तापांतर पूछा जाता है। दैनिक सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है जैसलमेर का, और यदि वार्षिक पूछा जाए तो वार्षिक आएगा सर्वाधिक तापांतर, वो आएगा चूरू का। तापांतर का आशय होता है एक दैनिक मतलब दिन में अधिकतम व न्यूनतम के बीच का अंतर, और वर्ष का है तो पूरे वर्ष में अधिकतम व न्यूनतम के बीच का अंतर वार्षिक तापांतर होगा। तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर का आता है, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक चूरू का आता है। ये वायुदाब के संबंध में हो गया। तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, और तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, गर्मियों में वायुदाब तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम मिलेगा, और सर्दियों में तापमान है वायुदाब है वो अधिक मिलेगा, क्योंकि तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। और पौने सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती। वायुदाब को बैरोमीटर द्वारा मिलीबार या पास्कल इकाई में मापा जाता है। मिलीबार या पास्कल इकाई में मापा जाता है। तो बैरोमीटर द्वारा वायुदाब को मापा जाता है, मिलीबार या पास्कल इकाई। फिर आता है वर्षा। तो वर्षा वैसे राजस्थान में हमें औसत वर्षा का पता है 57.5 सेमी वार्षिक वर्षा का औसत प्राप्त होता है। अब राजस्थान में वर्षा के संबंध में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्षा होगी तो आर्द्रता ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा होगी तो वहां का तापमान कम होगा, तो जलवायु परिवर्तन उससे निर्धारित होगी। अब राजस्थान में न्यूनतम और अधिकतम ये दो क्वेश्चन वर्षा से भी पूछे जाते हैं। न्यूनतम मतलब सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, यदि स्थान पूछा जाए तो स्थान आता है सम जैसलमेर, और यदि जिला पूछा जाए तो जिला भी आता है जैसलमेर जिला, और सबसे शुष्क स्थान एक आता है वो आता है फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर, यहाँ भी वर्षा कम होती है। जिला आता है सबसे कम वर्षा वाला जैसलमेर। अधिकतम वर्षा वाला यदि स्थान पूछा जाए तो स्थान आता है माउंट आबू, सिरोही जिले में स्थित है। और यदि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो जिला आता है झालावाड़, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। ये वर्षा के संबंध में पूछा जाता है। वनस्पति, वन समुदाय में हमने पढ़ा था उदयपुर में सबसे ज्यादा वनस्पति है, तो वनस्पति है ये भी तापमान को प्रभावित करती है। यदि वनस्पति अधिक होगी तो वहां तापमान नियंत्रित रहेगा, यदि वनस्पति का अभाव पाया जाएगा तो वहां तापमान अधिक पाया जाएगा। और राजस्थान में वनस्पति का मुख्यतः अभाव ही है, कमी है, तो इसलिए यहाँ का तापमान अधिक पाया जाता है। तो ये तो है जलवायु का निर्धारण करने वाले तत्व या अंग। अब आता है देखो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। इन सभी का नोट्स आप विधिवत रूप से बना लें। जो भी शंका है वो कमेंट्स में लिखकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में देखो कौन कौन से कारक आते हैं। सबसे पहले आता है अक्षांश की स्थिति। अक्षांश की स्थिति देखो ये ऐसा कारक है, चाहे वो राजस्थान की जलवायु चाहे किसी अन्य स्थान की जलवायु, अक्षांश की स्थिति किसी भी क्षेत्र, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र है उसकी जलवायु को प्रभावित करेगा। और
निम्न अक्षांश में है तो उसका तापमान ज्यादा होगा, यदि मध्य अक्षांश में है तो गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी, और यदि उच्च अक्षांश में है तो उसका तापमान कम पाया जाएगा। राजस्थान का अक्षांशीय मान का हमें पता है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान का अक्षांशीय मान है। तो 23 के बाद 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा अक्षांश या कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से। डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से ये रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं या सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए इस दिन इस घटना को तो कहा जाता है कर्क संक्रांति। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो कर्क रेखा पर सूर्य किरणें राजस्थान में सबसे सीधी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में सबसे सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं? तो जिले का नाम आएगा तो बांसवाड़ा होगा, और दूसरा जिला आता है वो आता है डूंगरपुर। यदि स्थान पूछा जाए तो कर्क रेखा है वो कुशलगढ़ से होकर गुजरती है, तो कुशलगढ़ कस्बा वो कर्क रेखा पर स्थित है। सबसे सीधी किरणें वाला स्थान यदि आएगा तो वो आएगा कुशलगढ़। यदि तिरछी की बात की जाए तो तिरछी पड़ती है सबसे ज्यादा गंगानगर जिले में, और यदि गंगानगर जिले में स्थान पूछा जाए तो कोणाग्राम राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें प्राप्त करता है। अब ये बात करके 21 जून की, इसके विपरीत तारीख आती है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, तो कर्क रेखा पर भी किरणें तिरछी पड़ती है 22 दिसंबर को। तो जिस दिन बांसवाड़ा में तिरछी पड़ेंगे उस दिन गंगानगर में तो और ज्यादा तिरछी पड़ेंगी। तो यदि क्वेश्चन आ जाए गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें कब पड़ती हैं वर्ष में, तो सर्वाधिक तिरछी तो पड़ती है 22 दिसंबर को। हालांकि 21 जून को भी सबसे ज्यादा तिरछी राजस्थान में गंगानगर में पड़ती है, परंतु 22 दिसंबर को राजस्थान में गंगानगर में सबसे तिरछी पड़ती है, इससे तिरछी कभी भी नहीं पड़ती है। तो ये क्वेश्चन यदि आ जाए, अभी तक हालांकि पूछा नहीं गया, यदि पूछा गया तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें कब पड़ती है। सभी रटी रटाई बात रखते हैं 21 जून। यदि ऑप्शन में 22 दिसंबर दिया हो तो ये भी इसका आंसर माना जाएगा। तो अक्षांशीय स्थिति है, अब इससे यदि हम अक्षांशीय विपरीत होता तो हमारी जलवायु भी अलग होती। तो अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरा पॉइंट देखें, अक्षांशीय स्थिति के बाद समुद्र तट से दूरी। जैसा हमें पता है राजस्थान की जो चारों ओर की परिधि है वो स्थलीय परिधि है, जलीय सीमा हमारे नजदीक नहीं है। जलीय सीमा में हम जो कच्छ की खाड़ी है वह है लगभग 230 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 230 किलोमीटर है, जबकि जो अरब सागर है वो लगभग 400 किलोमीटर राजस्थान की सीमा से दूर स्थित है। तो इतनी दूर होने के कारण समुद्र तट का प्रभाव हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता है। यदि कोई भाग है वो जलीय भाग से घिरा हुआ है, जलीय भाग की विशेषता होती है, जलीय और स्थलीय में अंतर होता है कि जलीय भाग धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे ही गर्म होता है, जबकि स्थलीय भाग है वो जल्दी ही गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो यदि जलीय सीमा हमारी चारों ओर होती तो ये भाग धीरे धीरे गर्म होता, धीरे धीरे ठंडा होता, तो इतना अंतर विषम जलवायु हमारी नहीं होती। स्थलीय भाग होने के कारण और उसमें भी बालू मिट्टी की प्रधानता होने के कारण, मरुस्थल की प्रधानता होने के कारण हमारी ये विषमता पाई जाती है। गर्मियों में गर्मी अधिक पड़ती है, सर्दियों में सर्दी अधिक पड़ती है। तो समुद्र तट है, उस समुद्र से घिरा हुआ भाग है, उसकी जलवायु लगभग सम पाई जाती है। जैसे भारत की बात की जाए, भारत में सम जलवायु वाला भाग तो प्रायद्वीपीय भारत है, उसकी जलवायु लगभग सम पाई जाती है। न तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, न बहुत ज्यादा सर्दी वहां पड़ती है, मीडियम
लगभग मध्यम औसत तापमान प्राप्त होता है। तो समुद्र तट से दूरी है, ये भी प्रभावित करती है। तीसरा देखें, अरावली की दिशा और ऊंचाई। अरावली की दिशा देखें राजस्थान में, तो अरावली की दिशा राजस्थान में ये है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। यदि इसकी दिशा विपरीत होती, ये दिशा होती, तो राजस्थान में बहुत ज्यादा वर्षा होती, क्योंकि वर्तमान जो दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दिशा है, जो अरब सागरीय मानसून आता है वो इसके समानांतर, इसी के समानांतर है। वो उत्तर भारत में हिमाचल में जाकर, धर्मशाला में जाकर टकराता है। इससे पहले टकराने के लिए कोई अनुकूल दशा यहाँ नहीं है, स्थिति नहीं है। तो यहाँ अरब सागरीय वर्षा, अरब सागरीय मानसूनी शाखा है, वो वर्षा राजस्थान में इसीलिए नहीं कर पाती है क्योंकि अरावली की जो दिशा है वो इस मानसूनी हवाओं के क्या है, समानांतर स्थित है। समानांतर होने के कारण यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। दूसरा देखो, अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। अब जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है वो इस भाग से टकराती है, टकराकर जो पूर्वोत्तर राजस्थान है, अरावली का पूर्वी भाग है, यहाँ तो वर्षा होती है। और जो पश्चिमी भाग है ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यह वर्षा की मात्रा कम प्राप्त होती है। तो अरावली की दिशा व ऊंचाई है, ये भी राजस्थान में वर्षा को प्रभावित करती है, वर्षा प्रभावित मतलब जलवायु को प्रभावित करती है। इसी प्रकार चौथा पॉइंट देखें, धरातलीय संरचना। धरातलीय संरचना में हमने पढ़ा था कि यहाँ मरुस्थल का विस्तार ज्यादा है, और मरुस्थल का विस्तार होने के कारण जो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि राजस्थान में विषम जलवायु पाई जाती है। तो धरातलीय संरचना ये भी जलवायु, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। फिर आता है पवनों की दिशा। पवनों की दिशा देखो, जैसे कि हमें पता है मई जून महीने में पश्चिम दिशा से गर्म हवाएं चलती है, जिनको स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। ये इस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती हैं। इसी प्रकार अलग अलग समय में जो अलग अलग हवाएं चलती हैं, जैसे पूर्व दिशा से जो हवाएं चलती हैं उनको पूर्वैया कहा जाता है। ये आर्द्रता युक्त होती हैं, अर्थात ठंडी होती हैं। तो यहाँ के तापमान को कम करने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार आश्विन महीने में पश्चिमी हवाएं चलती हैं, शुष्क चलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में जोला कहा जाता है। तो अलग उत्तर दिशा से चलने वालों को उत्तरार्ध कहा जाता है, दक्षिण दिशा से चलने वाली को दक्षिणार्ध कहा जाता है। तो ये जो अलग अलग पवनें चलती हैं, ये क्षेत्र विशेष की जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। तो पवनों की दिशा ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। फिर आता है धरातलीय उच्चावच या समुद्र तट से दूरी, धरातलीय उच्चावच। धरातलीय उच्चावच में वही बात, समुद्र तट से, समुद्र तल है उससे ऊंचाई जो है, नीचा जो भाग है ऊंचाई में तापमान कम प्राप्त होगा, नीचे भाग में तापमान ज्यादा प्राप्त होगा। तो राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं वो समुद्र तल से अलग अलग ऊंचे व नीचे भाग हैं, तो वहां की जलवायु है वो अलग अलग इसी प्रकार प्राप्त होती है। तो धरातलीय उच्चावच से ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करता है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। 3 इनमें से आएगा, एक कोई अलग आ सकता है, तो वो अलग होगा, वो इसका क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान की जलवायु को अलग अलग विद्वानों के आधार पर वर्गीकृत करें, जिसमें कोपेन, ट्रीवार था, थानवेट विद्वान के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दूसरा देखो, कुछ स्टूडेंट की मांग ये है कि फर्स्ट से पढ़ाया जाए, टॉपिक
जो लास्ट में लॉकडाउन लगा था उसमें जो पहले टॉपिक करवा दी थी वे बच्चे भी अधिकांश से देख रहे हैं, तो वो दोबारा पढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि मैं टॉपिक जिस प्रकार करवा रहा हूँ उनको अलग अलग करते जाएं, सभी टॉपिक करवा दी जाएंगे आपको। इसमें जलवायु के बाद हम नदियां पढ़ेंगे, नदी के बाद हम भौतिक प्रदेश पढ़ लेंगे, परिचय भी पढ़ लेंगे। शेष जो टॉपिक परियोजनाएं हैं, खनिज हैं, वो सब जनसंख्या है, ये सब टॉपिक इसके माध्यम से हमें पढ़ लेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना।